बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है चैप्टर नंबर 3 हमने ख़त्म कर लिया था। उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में जो शॉर्ट क्वेश्चंस इंक्लूड हैं वो 9 से 13 तक हैं। ठीक है, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन इम्पल्स एंड शो दैट हाउ इट इज़ रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसे इम्पल्स को अगर हम डिफाइन करें तो हमारी इम्पल्स की डेफिनेशन क्या है? हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इज़ इक्वल टू इम्पल्स। ठीक है, और ये इम्पल्स हमने कहा था कि हम कब लेते हैं, जब ये हमारी लार्ज फोर्स, ठीक है, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करे, उस वक्त हम क्या लेते हैं? हम फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, हमारे लिए ये इजी होता है कि हम इस प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लें और इसे हम क्या नाम देते हैं? इम्पल्स का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट जो है इम्पल्स न्यूटन लॉ से कैसे रिलेटेड है? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास उसकी एक और डेफिनेशन है और वो ये है कि फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ से अगर हम टाइम को दूसरी साइड पर ले जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम एंड विच इज़ इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। और इसी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम को हमने क्या नाम दिया था? इम्पल्स का नाम दिया था। तो ये हमारे पास आ जाएगा इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टेट दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पॉइंटिंग आउट दैट इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम एंड कंडीशंस द लॉ इज यूजफुल इवन थो द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा क्या था कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड और कांस्टेंट। ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि कुल सिस्टम विदाउट कोलिजन उसका मोमेंटम, और जब वो कोलाइड कर जाए तो कोलिजन के बाद उसका मोमेंटम जो है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और उसके बाद फिर हमने आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने कहा था ऐसा सिस्टम जिस पर एक्सटर्नल एजेंसी, बाहर से कोई चीज़ फोर्स एक्ट ना करे, उसके अंदर बेशक जो मर्जी होता रहे, उस सिस्टम को हमने क्या नाम दिया था? आइसोलेटेड सिस्टम का नाम दिया था। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस के लिए हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम की हमने कहा एग्जांपल है, अगर किसी गैस को हम वेसल में क्लोज कर दें, ठीक है, वो हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है क्योंकि बाहर से उन गैस के मॉलिक्यूल्स पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। उस वेसल के अंदर चाहे वो इंटरेक्ट करें, एक दूसरे को धक्के लगाएं, जो मर्जी है, वो हमारा, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है। इसी तरह हम कहते हैं हमारी जो हम बुलेट को फायर करते हैं वो भी हमारे आइसोलेटेड सिस्टम की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन एंड बाउंसिंग बॉल से है, उसने कहा इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन को हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने कहा ऐसी कोलिजन, ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम दोनों क्या रहें? कंजर्व्ड रहें, वो हमारी क्या है? इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन हमारी ऐसी कोलिजन थी जिसमें सिर्फ हमारा जो है वो मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ठीक है, अब बाउंसिंग बॉल से जो है हम कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉल थी, ठीक है, इसको हमने किसी हाइट एज से जो है वो नीचे ग्राउंड पे इसको गिराया। अब जब हमने इसको ग्राउंड पे फेंका, ये बॉल इस फर्श से, इस ग्राउंड से टकरा के दोबारा इसी हाइट एच तक, ठीक है, या इससे बहुत थोड़ी कम या इसी हाइट एच तक वापस चली जाए, तो इसका मतलब है कि जितनी एनर्जी दे के हमने इसको भेजा था, टकराने के बाद उसके पास वो एनर्जी उतनी ही रही और वो दोबारा वापस चली